Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abdullah. I am from section A, and today we are going to discuss about the structure of DNA. And my team members are Mohammad Abdullah, Majid Ali, Raheel Ahmad, Aqib Ijaz, and Abdul Hanan. So, what is DNA? DNA क्या होता है? Nucleic it is a type of nucleic acid that carries the genetic information in all organisms except viruses. तो डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, और ये हेरिडिटी के अंदर रोल प्ले करता है। इसकी डिस्कवरी डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। इसको प्रेजेंट किया था, इसका मॉडल प्रेजेंट किया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए DNA is a double helical structure of two long polynucleotide chains coiled around each other in a spiral. DNA का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के जो कि एक दूसरे के गिर्द इंटरव्यूइन हुए होते हैं या कॉयल हुए होते हैं एक दूसरे के गिर्द, और ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं, मतलब छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है और एक 5 कार्बन होता है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके दरमियान, फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान। और डीएनए के अंदर जो सी शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, और आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है। बेसिस इन डीएनए के अंदर जो सी बेसिस होती हैं वो 4 तरह की बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन। अब एडेनिन एंड गुआनिन और डबल रिंग इन स्ट्रक्चर, जैसा कि आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एडेनिन और गुआनिन इनके अंदर 2 रिंग्स होते हैं, तो इसलिए इनको प्यूरिन्स कहा जाता है। और pyrimidines वो होती हैं जिनके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे थायामीन और साइटोसिन है। और एडेनिन और थायामीन आपस में कंबाइन करते हैं हमेशा, और गुआनिन और साइटोसिन कंबाइन करते हैं। और एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बॉन्डिंग के टाइम पर। और जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके दरमियान न्यूक्लियोटाइड में, and base pairs are being stacked between the two chains perpendicular to the axis of molecules like steps of spiral case। और बेस पेयर जो उनसे हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं बेस पेयर, जैसे आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि गुआनिन है, उसके नीचे थायामीन है, फिर उसके नीचे गुआनिन है, फिर उसके नीचे साइटोसिन है वो। तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं सारे बेस पेयर्स, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। और ये जो है अपने एक स्पाइरल स्टेयर केस की शक्ल के अंदर होते हैं जब ये एक दूसरे के गिर्द कॉइल अराउंड होते हैं। और बेस पेयर्स के अंदर डिफरेंस जो है 3.4 एंगस्ट्रम का होता है या 3.4 नैनोमीटर अपार्ट होते हैं, और एक बेस पेयर, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। और शुगर फॉस्फेट जो है बैकबोन होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री पैरेलल स्ट्रैंड्स का, मतलब कि शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन जो सा है बैकबोन होता है, और जो सी बेसिस हैं वो उसके दरमियान में होती हैं, उसके कोर होता है डीएनए का। और डीएनए के अंदर 2 ग्रूव्स होते हैं, एक होता है मेजर ग्रुप, एक माइनर ग्रुप। साइज ऑफ ग्रुप के हिसाब से जो है 2 ग्रूव्स बनते हैं, एक होता है मेजर ग्रुप, एक माइनर ग्रुप। जो ज़्यादातर प्रोटीन का कॉन्टैक्ट है वो मेजर ग्रुप के अंदर होता है, क्योंकि माइनर ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा नैरो होता है। और ये स्टैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक स्टैंड जो सा है वो अगर 5-3 के ऑर्डर में है, तो दूसरा स्टैंड जो सा है जो उसके साथ कंबाइन हो रहा होगा, जो जिसकी बेसिस उसके सामने होंगी, वो 3-5 के ऑर्डर में होगा। तो इससे जो सा डीएनए स्टैंड, इसलिए इस डीएनए स्टैंड्स को कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स कहा जाता है। और ये मेक श्योर करता है कि जो बेस पेयर्स हैं वो आपस में मिले, मतलब एडेनिन और थायामीन ही आपस में मिले, और साइटोसिन और गुआनिन आपस में मिले। इसकी वजह से डीएनए का स्टैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, और इनको एंटी पैरेलल स्टैंड्स भी कहा जाता है।
और आगे चलकर यही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो सा है डीएनए की रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये है मॉडल फ्रांसिस और क्रिक का दिया हुआ डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल। एंड दिस वीडियो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड इवन बेटर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। DNA carries all your genetic information. These are the instructions that make you, you. DNA stands for deoxyribonucleic acid and it's found in nearly all your cells. A DNA molecule is made up of two single strands of DNA that bind together to form a structure known as the double helix, which looks like a ladder that has been twisted. Structurally, DNA is what's known as a polymer. This means that it's made up of many smaller units. In DNA, these units are known as nucleotides, and they are the key to forming the double helix. A nucleotide is itself made up of three different components. Two of them, a sugar molecule called deoxyribose and a phosphate, bond together to form a backbone which makes up the sides of the DNA ladder. The rungs of the ladder that connect these two backbones are made up of chemical bases that are weakly bonded together. There are four different kinds of chemical bases present in DNA: adenine, thymine, cytosine and guanine. They always bond in a specific way, and this is known as the base pairing rule. A always pairs with T and C always pairs with G. Understanding the properties of DNA, such as the base pairing rule, is important as these can be exploited in many of the molecular tests that are carried out in clinical genetics laboratories. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abu Sufyan Zair and my group member name is Abu Zar, Anas Ghaffar, Muzammil and Kamran Zoor. We are from section A, BSNL Agriculture, and our topic name is transcription and translation. So let's start. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our body cannot use food as it when enter our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles. Usable nutrients and cell can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of protein we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains gene. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that code for RNA molecule. The region being with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or often at the location. For some genes, the encoded RNA used to synthesize the protein. This process is called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes: transcription and translation. In eukaryotic cells, these genes express. Transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as template to make messenger RNA. Then in translator, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make nucleotide. During transcription, the DNA in the gene is used as template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in three stages, which are initiation, and elongation, and termination stage. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognizing to bind. This is where the majority of the gene express is controlled by the permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary base pair up, the RNA polymerase links nucleotide to the three end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete and RNA polymerase. The DNA strands and the messenger RNA transcript dissociate from each other.
the strand of messenger RNA that is made from the during transcription includes regions called exons that code for a protein and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be made. Modifications such as 5-cap and a 3-poly A tail are added. This process called intron splicing and is formed modification by a complex made of proteins and an RNA called a spliceosome. This complex moves the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through RNA pore and enter the cytoplasm to being translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogen bases are grouped into 3 letter coded codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation being with the messenger RNA strands being binding into the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. And complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiated transfer RNA molecule binds into the start codon, the large ribosomal unit binds to form the translation complex and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 major distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through a complementary base pairing of the codons and anticodons. And each anticodons of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charge transfer RNA molecules bind to a site A and a peptide bond formed between its amino acids and one attached to transfer RNA molecule at the P site. And the complex slides down one secodon to the right where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the site A and the stop codon and the peptide is released from the transfer RNA and then enter in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide need to be modified before it's ready to function. Modification takes place in different organelles for different proteins. In order for our digestive enzymes to be secreted into stomach or intestine, the peptide is transferred into the endoplasmic reticulum and it modified as it passes through the Golgi, then secreted using vesicles through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. And proteins are needed for the most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down of food particles in digestion, and the process of transcription and translation make the production of proteins possible. मेरा नाम साजिद महमूद है और आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट बनाते हैं, फिर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर, फिर इसके कंपोनेंट्स, फिर इसके मॉडल, फिर इसके इम्पोर्टेंस और फिर इसके बाद पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ डिफरेंट स्पीशीज़।
सबसे पहले हम बताते हैं कि डीएनए को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने 1869 में इसको डिस्कवर किया। उनके मुताबिक डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो सेल की एक्टिविटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को डिस्कवर किया, वो थे पीए लिविन। उन्होंने 1920 में इसकी स्ट्रक्चर को पहले बेसिकली डिस्कवर किया, फिर इसके 3 कंपोनेंट्स बताए। उन कंपोनेंट्स का नाम है फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस अगेन 2 टाइप्स की हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन शामिल हैं और पिरामिडीन्स में साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरासिल शामिल हैं। तो पीए लिविन के मुताबिक उसने इनका कंक्लूडेड रिजल्ट निकालने के कहा कि डीएनए और आरएनए ये एक मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, और इनको कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, अब हम जो पहले मैंने बताया कि फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, जब हम इनको इकट्ठा कहेंगे तो ये बन जाएंगी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में। इसके मॉडल को डिस्कवर करने वाले 2 यंग साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वाटसन और क्रिक। इन 2 यंग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने फ्रैंकलिन के मॉडल का, जो पहले ही इसको एक्स रेज के ज़रिए डिटरमिन कर चुके थे, उनके मॉडल को इन्होंने क्विकली लर्न आउट किया और फाइनली इन्होंने उसको प्रोसेस को मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। और जो मॉडल इन्होंने बनाया, उन्होंने आगे इनके कुछ पॉइंट मेन बताए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम खुद पढ़ते हैं। पहले तो इन्होंने ये बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसकी मतलब 2 टाइप होती हैं, जो पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। दीज चेन आर मेड अप ऑफ, जो चेन होती हैं डीएनए की, द चेन ऑफ डीएनए इज अ मूव स्ट्रैंड अराउंड कोयल अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म अ डबल हेलिक्स। एक बलदार रस्सी की तरह एक दूसरे के ऊपर मूव करती हुई जाती हैं। आगे हम बात कर देंगे कि डीएनए की जो शक्ल है, असल में वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एक डबल हेलिकल है, एक के ऊपर दूसरी के मूव करती हुई जाती है। एक रस्सी लगा लें आप, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। और जो डीएनए का स्टैंड है, द 2 स्टैंड ऑफ डीएनए आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आर बिटवीन adenine and thiamine and 3 hydrogen bond are between cytosine and guanine। और एक बात इसमें और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला है वो ये है कि एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थायमिन एंड गुआनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू साइटोसिन। अब ये जो मैंने आपको बताई, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं इसके डीएनए की अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ डिफरेंट स्पीशीज़। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डिपेंड करती है ऑन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी जिस जानदार में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसी ही लिहाज से डीएनए की अमाउंट होगी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एवरी लिविंग थिंग इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं एक जर्म सेल है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑफ द सोमैटिक सेल होंगे, तो डीएनए की अमाउंट भी उसी के लिहाज से फिक्स्ड होगी इन एवरी लिविंग थिंग। ठीक हो, ये तो हो गया इसके अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ डिफरेंट स्पीशीज। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। डीएनए की इंपॉर्टेंस इंसान की लाइफ में इन एवरी लिविंग थिंग में बहुत ज़्यादा है। डीएनए अपने पास सेल के स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग अपने पास रखता है और इसके पास तमाम तरह मालूमात होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम लेते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया है। ये है सिंगल क्रोमोसोमल बैक्टीरिया, but this bacteria have 5 million bases of chromosome। मतलब these bases are arranged in a particular linear order। ये bases होती है arranged in a particular linear order में। These bases contain information in the form of unit। एक यूनिट में अपनी तमाम तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठी रखती हैं। अब ये यूनिट हम उसे क्या कहते हैं? जीन। अब ये यूनिट हम क्या कहलाएगा? जीन। जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर। ये जीन डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जीन इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।
time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. So actually we're talking about today is the structure and functions of nucleic acid and DNA. So now I show you where DNA is located. DNA is found inside the nucleus of the cell. DNA is all wound up and it forms a chromosomes. And chromosomes have genes on them. DNA, a polymer, is made up of monomers called the nucleotides. They are linked together by covalent bond. So we discuss about the nucleotides. So now I show you the nucleotide. It consists of three parts: a phosphate, a sugar, and a nitrogenous base. It is a phosphate group and it's a deoxyribose sugar, and other it's a nitrogenous base. It may be different such as adenine, guanine, cytosine and thymine. So these are the building blocks of a nucleic acid. What is DNA? DNA होता क्या है? DNA एक डबल स्टैंडर्ड कम्बिनेशन है शुगर का, फॉस्फेट का और नाइट्रोजनस बेसिस का, और ये एक डबल हेलिक्स शेप बनाता है और इसके हम ट्विस्टेड लैडर भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसके ऊपर और नीचे की तरफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट्स होते हैं. लुक एट हेयर, ये एक हमारे पास डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो ट्विस्टेड हुआ है. जब हम इसको अनट्विस्टेड कर देंगे तो हमें बिल्कुल एक लैडर की तरह नजर आएगा, और ये बेसिस हैं, ये जो लगे हुए ये बेसिस हैं, और इसके अपराइट्स में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स, ये जो अपराइट्स में हमें नजर आ रहे हैं ना, ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं. नाउ इमेजिन द सिंपली वन पीस ऑफ लैडर इट्स लुक लाइक. मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी एनिमेशन शो करवाकर समझाने की कोशिश करता हूं. सो लेट्स सी. DNA contains two strands of building blocks called nucleotides, arranged like a spiral staircase. Each nucleotide includes three parts: a phosphate group, a sugar molecule, and one of four bases: adenine, guanine, cytosine, or thymine. The sugar phosphate bonds form the double backbone of the molecule, the handrails of the staircase. But we find the genetic key to DNA in the steps of this stairway, the nitrogen-containing bases. These bases link up using hydrogen bonds in a very specific way. Adenine will bond only with thymine, A to T. Cytosine only bonds with guanine, C to G. While these basic pairings never change, the order of the pairs along each strand varies greatly from one species to the next. In this elegant design, we see how nature stores the instructions to मैं इस मॉडल को प्रैक्टिकल के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये एक PBT 301 प्रैक्टिकल बाय डॉक्टर शदाब शौकत साहब प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट है. तो इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल ही मैं DNA के मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा. तो उस मॉडल को मैं बनाने के लिए मैं जो चीज़ें इसमें यूज़ करूँगा वो ये चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल बीड्स, सम बीड्स यूज़ करूँगा डिफरेंट टाइप्स के, और इसके अलावा एक स्टील एंड सम स्टॉक्स एक्सेट्रा.
Structure of DNA. Definition. The DNA molecule is the polymer consisting of several thousand pairs of nucleotide monomers. हर न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज। नंबर 2, फॉस्फेट ग्रुप। नंबर 3, नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज है और न्यूक्लियोटाइड का मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट है। नंबर 1, पेंटोज शुगर। Deoxyribose sugar is a pentose sugar with 5 carbon atoms. Number 2, phosphate. The phosphate is attached to the adjacent pentose sugar alternately at their 5th and 3rd carbon atoms by phosphodiester bonds. फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन तस्वर की जाती है। और नंबर 3, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस की 2 अक़साम हैं। और नंबर 1, प्यूराइंस यानी एडिनाइन एंड गुआनाइन और दूसरी पायरामिडाइंस यानी साइटोसाइन एंड थाइमाइन। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर्स के साथ एन ग्लिकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। जब एक फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम OH के साथ फॉस्फेस्टर लिंकेज के जरिए मिलता है तो एक कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड तश्कील पाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए मिलकर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। A polymer has at one end a free phosphate moiety at 5 prime end of ribose sugar. At the other end, the ribose sugar has 3 prime OH group. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर और फॉस्फेट्स की वजह से बैकबोन होती है। नाइट्रोजनस बेसिस शुगर मोइटी के साथ मिलकर बैकबोन बनाते हैं।